हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे 12th के लिए केमिस्ट्री क्लासेस की। ठीक है, तो 12th में केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है 11th में भी कि केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो आपको जो 12th में फिजिकल के कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, कुछ इनऑर्गेनिक के टॉपिक पढ़ने हैं और कुछ ऑर्गेनिक के टॉपिक पढ़ने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में देखिएगा आपके पास में कौन कौन से चैप्टर्स हैं उस पर हम देख लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। इनऑर्गेनिक में आपके पास में जनरल प्रिंसिपल है, पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, इसका कुछ पोर्शन हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं और कुछ पोर्शन जो होगा वो 12th क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, ये एक पोर्शन है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, इसका कुछ पोर्शन हम लोगों ने 11th में पढ़ लिया था, जैसे कि आईयूपीएसी पढ़ लिया था, आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था, जीओसी का पोर्शन अपन ने पढ़ लिया था और हाइड्रोकार्बन का पोर्शन पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट जो आगे का पोर्शन है वो हम लोग 12th क्लास में यहाँ पर इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद में 3 और चैप्टर्स आपके पास में है, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एक्शंस। ठीक है, ये 3 पोर्शन आपके पास में और होंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जिसको बोला जाता है। ये 3 अलग से पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग बेसिकली जिस तरीके से एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी तरीके से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर्स को हम लोग बाकायदा डिटेल्स में देखेंगे, जिसमें कि आपके जो 12th बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे और उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो गए, स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी तैयार हो गए होंगे तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर्स कहाँ से? सॉलिड स्टेट से। तो सॉलिड स्टेट से हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में देखिए क्या चीज है उसको देखते हैं। ये सॉलिड स्टेट में कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनको इस चैप्टर्स के अंदर हमें पढ़ना होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर्स के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, तभी हम आगे की चीजें स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो देखिए, सॉलिड स्टेट में आपके पास में कुछ ये सब टॉपिक्स हैं जिसको हमें डिटेल्स में पढ़ना होगा और जो क्वेश्चंस बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो इन्हीं सब टॉपिक्स से होती है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स आपके सामने है, जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, एमॉर्फस के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है, क्रिस्टल लैटिस पढ़ना है, नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये कैलकुलेट करना है अपने को, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में देखना है और कुछ डिफेक्ट्स के बारे में देखना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको डिटेल्स में देखना स्टार्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक पे। तो सबसे पहले इस चैप्टर्स में बात करें तो एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, वर्ड है मैटर। मैटर के बारे में हम लोग 9th में पढ़ चुके होते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं। मैटर क्या है? तो दिमाग में आता है कि मैटर इज एवरीथिंग, यानी कि जो चीज़ हमारे सराउंडिंग में है, जिस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो सब मैटर है। यानी कि मैटर्स होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, कब हम उसको मैटर्स बोलते हैं? तो मैटर्स के लिए हम लोग बेसिक मानते हैं कि वो सब्सटेंस जिनमें मास होता है, जिनमें वॉल्यूम होता है, यानी कि वो सब्सटेंस जो मास और वॉल्यूम रखते हैं, लेते हैं, प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग मैटर्स कहते हैं। क्लियर? यानी जो चीज़ भी हम देखते हैं, जो चीज़ भी हमारे सामने है, चाहे पेन हो गया, चाहे बुक्स हो गई, चाहे कोई भी एवरीथिंग जो भी आप जनरली बिहेवियर्स में हम लोग देखते हैं, जनरल चीज़ों में देखते हैं, वो सभी कुछ जो होता है वो मैटर्स होता है। ठीक है, अगर हम इनके फिजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करें, यानी कि इनके स्टेट के बारे में बात करें, तो जनरली हम लोग 3 स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से स्टेट डिस्कस करते हैं? एक तो हम लोग इसके सॉलिड स्टेट को डिस्कस करते हैं, यानी कि सॉलिड यानी मैटर्स जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, दूसरा लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, तीसरा गैस फॉर्म में हो सकता है। क्लियर? इसके 2 और आपने पढ़े होंगे, जब आप 9th पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपने 2 पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 ही स्टेट के बारे में बात करते हैं। कौन सा? जनरली जो फिजिकल स्टेट के बेस पे बात करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग 11th में पढ़ चुके होते हैं, है ना?
याद आ रहा होगा 11th में हम लोगों ने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। यहाँ पर जब हम 12th की बात करते हैं तो 12th में हम लोग इस पोर्शंस पर फोकस करते हैं, यानी कि पूरा का जो पूरा चैप्टर है वो इस चीज पर डिपेंड करता है, यानी इस स्टेट पर डिपेंड करता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट पड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली बात हमने क्या कहा, मैटर के लिए हमने क्या कहा, मैटर क्या होंगे, यानी कि जिनमें क्या होगा, मास होगा और क्या होगा, जिनमें वॉल्यूम होगा। क्लियर है, यानी कि मास और वॉल्यूम जो गेन करते हैं, जिनके पास में होता है, वो मैटर होता है। ठीक है, अब जो देखिए आपके सामने कुछ फिगर बने हुए हैं, इन फिगर को गौर से देखा जाए, ये सभी के सभी मैटर्स हैं, है ना। अब जैसे कि मान लेते हैं, पहला हम देखें, यहाँ पर देखिए कैटल रखा हुआ है, वुड है, स्टोन है, जॉयस्टिक है और देखिए एक कार रखी हुई है, दिख रही है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको एक कार भी दिख रही है। ये सभी किस फेज में है, अगर हम फेज के बारे में बात करें तो ये सभी किस फेज में है, तो नेचुरल सी बात है ये सभी सॉलिड के फेज में है ना, ये सभी सॉलिड फेज में। इसका मतलब ये मैटर की एक स्टेट है, और मैटर की कौन सी स्टेट है आप जरा गौर से देखिए, ये कौन सी मैटर की स्टेट हो गई। एक मिनट फिर से मैं दिखा रहा हूं, हाँ ये देखिए, ये मैटर की कौन सी स्टेट हो गई है, ये मैटर की सॉलिड स्टेट है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, मैटर की ये सॉलिड स्टेट है। सेकंड में देखिए आपके सामने रिवर दिख रहा है, बकेट दिख रहा है, बकेट के अंदर वाटर है, कॉफी दिख रही है ना। यहाँ पर आपको ग्लास के अंदर आपको लिक्विड दिख रहा है, तो यानी इसके अंदर आप देख रहे हैं कि लिक्विड है, लिक्विड दिख रहा है। इसका मतलब ये किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थर्ड में देखिएगा आपके सामने गैस पंप रखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर गैस है। सिलेंडर्स रखे हुए हैं, यानी कि इसके अंदर गैस है। ये गैस ड्रम्स रखे हुए हैं, फायर है, एटसेट्रा। तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किस फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सभी मैटर्स हैं, एवरीथिंग इज द मैटर्स, लेकिन हर कंपोनेंट की स्टेट अलग अलग है। इसकी स्टेट अलग है, इसकी स्टेट अलग है, इसकी स्टेट अलग है। तो ये सभी मैटर्स हैं। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ये सभी मैटर्स हैं और ये इस मैटर्स की फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो बात समझ में आ गई आपको। तो चलिए आगे बात करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर से ही बात करेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको डिस्कस किया था। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, देखिए वही मैंने कहा, कौन से स्टेट हैं, तीन स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीनों स्टेट है। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, किसी भी मैटर की जो स्टेट होती है वो उसके पार्टिकल्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर, यानी हर चीज जो भी बनी होती है वो अपने पार्टिकल से बनी होती है। अब वो पार्टिकल का फेज कोई भी हो सकता है, पार्टिकल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे से हमेशा बाउंडेड होंगे। तो बाउंडेड किस पर होंगे, वो एक फोर्स के द्वारा होंगे, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसका मतलब जो भी पार्टिकल्स हैं जब वो क्लोजली बाउंडेड होते हैं, यानी बाउंडेड होते हैं टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बिना उस स्टेट की एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो हर स्टेट में अलग अलग होगा। जैसे कि सॉलिड में अगर बात करते हैं तो उसमें जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। तो इसलिए वो सॉलिड फेज को रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि गैसियस फेज के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है। क्लियर, तो बहुत वीक होता है। तो जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होगा वो जो स्टेट होगी वो गैसियस स्टेट होगी, किसकी, मैटर की। और इन दोनों का जो इंटरमीडिएट
जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा। तो बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर हो गया। तो सबसे पहली चीज है कि किसी भी मैटर की जो स्टेट होती है वो उनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। क्लियर है, आगे चलते। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पर जब हम लोगों ने बात कर दी है तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर ही उसके शेप को डिफाइन किया जाएगा। तो शेप के बारे में अगर बात करें तो आपको पता होगा कि जो सॉलिड होता है उसका जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है, यानी कि वो अपना शेप चेंज नहीं करता, वो जिस शेप में होगा वो उसी शेप में हमेशा रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब क्यों ऐसा होता है, वो बेसिकली उनके वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के कारण से होता है। जबकि गैसियस फेज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होता है इसलिए इनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, क्या होगा, उनका जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक होता है, इसलिए उस कंडीशन पर उनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है। अब तीसरा कंडीशन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में ना तो बहुत वीक होता है ना ही बहुत स्ट्रांग होता है, इंटरमीडिएट होता है। देखिए यहां पर दिख रहा है, क्या लिख रहा है, इंटरमीडिएट होता है। तो इसका मतलब इस कंडीशंस में इनका जो शेप होता है वो डेफिनिट नहीं होता है, यानी कि इसका मतलब ये कि वो अपना शेप चेंज कर सकता है। क्लियर हो रहा है, पॉइंट है। तो बेस क्या था बेटा, बेस है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर ही हम डिफाइन कर लेते हैं कि उसकी स्टेट किस तरीके से होगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। शेप के बाद हम वॉल्यूम की बात करते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ही वॉल्यूम को भी डिफाइन करेगा। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो उनका मतलब उनका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। अब कोई सॉलिड है, उसका शेप अगर फिक्स्ड है तो नेचुरल सी बात है उसका वॉल्यूम जो होगा, जितना उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर फिक्स्ड है। जबकि गैसेस फेज में क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो हमारा मिनिमम है, वीक है, तो उस कंडीशन पे उनका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, उनका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा, यानी वॉल्यूम चेंज कर लेगा। अब आपको पता है कि किसी गैस को किसी कंटेनर के अंदर डालते हैं तो अब उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कंटेनर की वॉल्यूम की तरह हो जाएगा। यानी कि अगर हम उसी गैस को किसी बैलून के अंदर डालते हैं तो वहां पर जो गैस का वॉल्यूम होगा वो जो बैलून है उसके जैसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यानी यहाँ पर चेंज होता है। यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट फिक्स्ड। क्यों ऑलमोस्ट फिक्स्ड क्यों होगा, क्योंकि इनका फोर्स ना तो बहुत वीक होता है और ना ही स्ट्रांग होता है। इसका मतलब यहाँ पर फ्लक्चुएट कर सकता है। क्लियर, फ्लक्चुएट कर सकता है, इसीलिए लिखा है ऑलमोस्ट फिक्स्ड। मतलब ऑलमोस्ट है, मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इसकी तरह से बिल्कुल फिक्स्ड होगा, नहीं, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम एक बात करें तो ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन बेटा एक ही है। वो क्या रीजन है, वो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, जिसके कारण से ये कंडीशंस होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पर और चलते चलते समझ लें कि देखिए अगर हम बात करते हैं सॉलिड में तो नेचुरल सी बात है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही नियरेस्ट होंगे, पास पास में होंगे। जबकि यहां पर अगर बात करें तो इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, जबकि यहां पर बात करें तो इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत गैप होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये क्यों होगा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के कारण से होगा। तो वीक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है तो पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है तो पार्टिकल जो होंगे बहुत ही नियरेस्ट होंगे। क्लियर, यही बेस होगा उनके शेप का और यही बेस जो होगा उनके ऑक्यूपाई वॉल्यूम का। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको जनरल चीजें पता होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। अब आप सोचिए, अभी मैंने आपको बताया कि पार्टिकल के बीच में गैप होता है।
अब आप एक चीज समझिए कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, जिसके कारण से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, तो क्या उनके बीच में मोशन हो सकता है? क्या वो पार्टिकल मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि जब वो दोनों एक दूसरे से क्लोजली बाउंडेड होंगे तो उस जगह पर उनका जो मूवमेंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, गैप ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। लेकिन क्या ये पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, ये वाइब्रेट कर सकते हैं, ये एक दूसरे पर एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और उस प्रेशर से जो भी थोड़ा सा भी गैप मिलेगा उस जगह पर ये वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव तो नहीं कर सकते लेकिन वो वाइब्रेट कर सकते हैं। ये बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो वाइब्रेशन हो सकता है, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। जबकि यहां पर क्या होगा भाई, जब दो पार्टिकल्स के बीच में गैप ही बहुत ज्यादा है तो इनके लिए फ्री है। ये तो एक तो फोर्स लगने वाला जो है, अट्रैक्शन जो फोर्स लग रहा है वो एक तो यहां पर वीक है, ठीक है। दूसरा, इनके बीच में गैप है तो इनका मूवमेंट फ्रीली होगा, यानी कि आसानी से मूव हो सकते हैं। ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, इजीली ये मूव होगा। इसीलिए इनका वॉल्यूम भी जो होता है वो फिक्स नहीं होता, तो जिस कंटेनर में डालोगे उसके अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम को गेन कर लेता है। जबकि यहां पर क्या है, इसमें मैंने कहा कि यहां पर क्या होता है, यहां पर भी इनके पास में गैप होता है, पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। तो यहां पर जब पार्टिकल्स के बीच में गैप है तो ये भी मोशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मोमेंट अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मोमेंट होगा वो किस स्टेट का होगा? गैसेस का होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये एक पॉइंट्स था, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, और अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो अब आप सोचिए, आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि पार्टिकल्स के बीच में गैप कहां होता है और कहां नहीं होता। जब दो पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं है तो उस कंडीशंस में अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करते हैं तो जब गैप ही नहीं है तो उस पर जो एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करेंगे उससे वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी इनकंप्रेसिबल फॉर्म होगा। समझ रहे बात? क्यों? क्योंकि गैप नहीं है उनके बीच में, तो गैप नहीं है तो वहां पर इनकंप्रेसिबल होगा। जबकि यहां पर देखिएगा, यहां पर बहुत गैप है और इस जगह पर बहुत गैप है, तो इस कंडीशंस पर ये इजीली कंप्रेस होंगे। यानी कि अगर हम दो पार्टिकल्स है दूर दूर रखे हुए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, अगर हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो धीरे 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 ये एक दूसरे के पास में आ सकते हैं। कब? जब हम इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करें। क्लियर? तो यहां पर ये हाईली कंप्रेसिबल होगा, ये इनकंप्रेसिबल होगा, ये फिर वही ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। क्यों? क्योंकि इनके बीच में गैप तो होता है बट कम होता है, बहुत कम होता है, तो वहां पर कंप्रेसिबल होगा बट बहुत ही मिनिमम होगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें हमने आपको यहां पर बता दी, ठीक है। कुछ बेसिक से पॉइंट्स हमने आपको बता दिए स्टेट के बारे में। तो चलिए आगे चलना स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट पर। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स अमॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। यानी कि अब हम बात करते हैं सॉलिड, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, हमें इसमें पढ़ना है सॉलिड। तो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि सॉलिड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। चलिए देखते हैं। सॉलिड देखिएगा, उसको हमने चार कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे कि पहले अगर बात करें आयनिक सॉलिड्स, आपके पास में एक डायग्राम बना हुआ है, ये एक फिगर दिख रहा है। ये फिगर पहचान पा रहे हैं बेटा, ये कौन सा फिगर है? ये फिगर है सॉल्ट, नमक जो हम लोग घर में खाते हैं, ठीक दिख रहा है आपको? तो ये जो फिगर है वो आयनिक सॉलिड का है, यानी कि इसका मतलब ये जो सॉल्ट यहां पर दिखा हुआ है ये सॉल्ट है, ठीक। ये बेटा आयनिक सॉलिड होता है, ठीक है, आयनिक सॉलिड होता है। ओके, दूसरी बात, यहां पर देखिएगा एक मेटल रखा हुआ, ये देखिए एक हमने यहां पर मेटल रखा हुआ। अब ये मेटल कोई भी हो सकता है, मेटल कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी मेटल ले सकते हैं, एल्यूमिनियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, एसेट्रा एसेट्रा। तो कोई भी मेटल अगर है वो जो सॉलिड के फेज में, मेटल तो नॉर्मली सॉलिड के फेज में ही होता है, ठीक है, तो वो जो सॉलिड होता है उस सॉलिड को हम लोग मेटालिक सॉलिड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? मेटेलिक सॉलिड। ठीक है। तीसरा यहां पर एक और होता है, इसको हम बोलते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अब कोवलेंट के लिए आपके दिमाग में क्या चीज होनी चाहिए? देखिएगा, एक ये यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को पहचान पा रहे हैं? बहुत महंगा डायग्राम है ये। कौन सा है? डायमंड। क्लियर? तो डायमंड जो है वो बेसिकली कोवलेंट और नेटवर्क होता है, यानी कि ये भी एक सॉलिड का फेज है, सॉलिड का फॉर्म है। और नेक्स्ट फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ एक और हमारे सामने है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। और देखिएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए हमने एक यहां पर डायग्राम एग्जांपल लिखा है, दैट इज द आइस। तो आइस जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अच्छा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकते हैं हमारे पास में? एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक होता है हाइड्रोजन बाउंडेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर से केयरफुली फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। सॉलिड के कितने फेज है बेटा? 4 फेज हैं। साथ ही साथ में आपको याद भी रखना है 4 फेज हैं। कौन कौन से हैं? आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने पोर्शन में होता है, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, या कितने टाइप्स के हो सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड? 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और हाइड्रोजन बाउंडेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आपको समझ में आ गया क्या चीज सिखाई मैंने आपको? टाइप ऑफ सॉलिड्स। क्लियर? तो टाइप ऑफ सॉलिड्स आपने देख लिए, और अब हम इन्हीं टाइप ऑफ सॉलिड को डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बनता है वो इन्हीं के प्रॉपर्टीज से रिलेट होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स अमॉन्ग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ सॉलिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर लिखा है टाइप ऑफ सॉलिड, ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब वो किससे मिलके बनता है, यानी कि उसमें कौन सा पार्टिकल होता है, वो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होता है। उनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको हमें यहाँ पर देखना होगा। उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है उसको यहाँ पर देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट में वो क्या बिहेवियर शो करते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, और कुछ उसके साथ में उसके जनरल एग्जाम्पल को देखेंगे। तो तैयार हैं आप लोग इसको समझने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पॉइंट पर। तो सबसे पहला जो पोर्शन लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं टाइप ऑफ सॉलिड में आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड एग्जाम्पल दिया था मैंने, कौन सा एग्जाम्पल दिया था बेटा? सॉल्ट का एग्जाम्पल दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले आ रहा है टाइप ऑफ सॉलिड, जिसमें हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड। तो सबसे पहली चीज आपको जो सीखनी है वो ये कि इसमें पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कौन सा होता है। तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बेटा आयंस होता है। जैसे कि हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ते हैं बेटा, तो सॉल्ट जैसे कि हम लोग कौन सा सॉल्ट है? NaCl। तो NaCl में हमारे पास में आयंस होता है। कौन कौन सा आयंस होता है? Na+ आयंस होता है, और बेटा कौन सा होता है? Cl- आयंस होता है। तो इनसे ही मिलके NaCl बनता है जो कि आयनिक सॉलिड होता है। तो ये Na जो प्लस है दैट इज कॉल्ड द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। ओके, तो ये आयंस हो गए कि नहीं हो गए बेटा? ये आयंस हो गए, ये आयंस हो गए, तो ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हो जाएंगे जो कि आयंस हो गए। अब आप सोचिए इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या होगा बेटा? पढ़ा है हमने, कूलम्बिक लॉ याद आ रहा होगा। हमने क्या पढ़ा है कि 2 डिफरेंट चार्ज और आयंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगता है, लगता है। तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कूलम्बिक फोर्स।
जो फोर्स उनके बीच में लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स। पढ़ा होगा आप लोगों ने। और वहां पर क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 क्या होता है बेटा, एक जो चार्ज है, ठीक है, एक जो आयंस है उसका चार्ज, Q2 दूसरा जो आयंस है उसका चार्ज, यानी कि दो डिफरेंट चार्ज। क्लियर। उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। अब इनकी स्टेट कैसी होगी, तो नेचुरल सी बात है, कंप्लीटली आयंस हैं, ये प्योर आयंस हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत स्ट्रांग होगा। तो इनकी जो स्टेट कैसी होगी, वो बहुत हार्ड होगी। आप किसी सॉलिड को आसानी से, यानी कि जो आयनिक सॉलिड है उसको आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर। क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो इसकी फिजिकल स्टेट होगी वो कैसी होगी, बहुत हार्ड होगी। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा, बहुत हाई होगा। आप उसको मेल्ट करना चाहोगे तो आपको बहुत ही हाईली टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। ये भी किस पर बेस्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पर। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होगा, तो नेचुरल सी बात है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होगा उतना ही ज्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इसके लिए हमें अगर इसको मेल्ट करना होगा तो हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। हाँ, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी। जब दोनों आयंस हाईली एक दूसरे से बाउंडेड हैं, तो क्या आयंस मूव कर पाएंगे, नहीं। क्लियर। फ्रीली मूवमेंट होगा, नहीं। और जब फ्रीली मूवमेंट नहीं होगा तो उस कंडीशंस में इनकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज होगी। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, फिर से रिपीट कर दो बेटा, साथ ही साथ में आपको याद भी रखना है, समझना भी है और याद भी रखना है। और एक एक जहां पर डाउट हो आप उस जगह पर डाउट को भेज सकते हैं। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, क्या है, हम लोगों ने आयनिक सॉलिड की बात की। आयनिक सॉलिड कैसा होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा कैसा होता है, आयंस, फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, कूलम्बिक फोर्स, फिजिकल स्टेट वेरी हार्ड, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंसुलेटर। क्लियर है। और एग्जाम्पल देखो आपके सामने रखा हुआ है, NaCl, ZnS, CsCl, बहुत से एग्जाम्पल आपके पास में है, आप NCERT में देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, पहली स्टेट समझ में आ गई होगी, पहला टाइप ऑफ सॉलिड समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया, देख लीजिए एक बार इसको, समझ लीजिए पॉइंट में। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला कौन सा आ रहा है बेटा, अगला आ रहा है कोवेलेंट। कोवेलेंट, ठीक है। तो कोवेलेंट में अब आप सोचिए, कोवेलेंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सा होगा, एटम होगा। कोवेलेंट में मैंने वहां पर एग्जाम्पल लिखा था आपके सामने, कौन सा एग्जाम्पल था, डायमंड का। डायमंड किससे मिलके बना होता है, डायमंड कार्बन से मिलके बना होता है। यानी डायमंड जो होता है बेसिकली उसमें जो पार्टिकल्स होता है, जो एटम्स होता है, वो कौन होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन जो है, यानी कार्बन इस तरह से बाउंडेड होते हैं, याद आ रहा होगा, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्लियर। तो कार्बन इस तरीके से बाउंडेड होते हैं, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है। अब यहां पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो बेटा कौन सा होगा, कार्बन होगा। यानी कि कोवेलेंट में सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखी है, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड टू एटम्स। ओके, तो ये रहा आपके पास में एटम। अच्छा, अब उनके बीच में क्या होगा, क्योंकि यहां पर आयंस नहीं है, तो आयंस नहीं है, यहां पर एटम है। ठीक, एटम पर तो कोई चार्ज होगा नहीं, जैसा कि आयंस पे चार्ज था, तो एटम पर तो कोई चार्ज होगा नहीं। तो यहां पर जो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग से आपको याद आ रहा होगा, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with the form of bond is called to the covalent bond। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो शेयरिंग से यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक। हाँ, अब देखो
यहां पर कूलम्बिक फोर्स के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहां पर इनके बीच में बॉन्ड बन गया, दोनों की स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी, यानी कि यहां पर भी बहुत हार्ड शेप इसका बनेगा, यानी कि जो इसकी फिजिकल स्टेट होगी वो हार्ड होगी और इसकी भी जो फिजिकल स्टेट होगी वो हार्ड होगी, बस बेस्ड अलग अलग है। एक जगह पर कूलम्बिक फोर्स के थ्रू उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो हार्ड है, और एक तरफ बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके थ्रू ये हार्ड है। समझ में आ रही बात? तो दोनों में हार्ड है, क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर इन दोनों में कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों में कौन ज्यादा हार्ड होगा, तो आयनिक ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो होगा वो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होगा वो आयनिक वाली, कूलम्बिक फोर्स जो है वो हैवी होता है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहां पर भी हार्ड ही है। अगला मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि बाउंडेड है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बाउंडेड है, तो यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। हाँ, यहां पर क्या है, ये इंसुलेटर है, प्योरली इंसुलेटर है, लेकिन ये कंडक्टर होंगे बट पुअर कंडक्टर होंगे। समझ रहे हैं? यानी यहां पर तो मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, यहां पर मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, यहां पर जो कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वहां पर वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर है? तो यानी कि इसमें एक कंडक्टर है तो हम बोलेंगे इसको पुअर, इसको इंसुलेटर बोलेंगे, जबकि इसको पुअर कंडक्टर बोलेंगे। क्लियर है? तो यहां पर है थोड़ा सा कंडक्शन होता है। अब वो कंडक्शन आप समझते होंगे किसके बेस पर होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, आयंस के थ्रू भी हो सकता है या क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी हो सकता है, एसेट्रा एसेट्रा, उस प्रॉपर्टीज पे हम नहीं जाएंगे। तो हम इतना ही बता रहे हैं कि यहां पर ये पुअर कंडक्टर होता है। एग्जांपल आपके सामने देखो दिख रहा है, डायमंड दिख रहा है, SiC दिख रहा है, ग्रेफाइट, इलेक्ट्रॉन्स की बात मैंने की थी, आपको पता होगा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर्स 11th में हम लोग देखते हैं कि ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसके कारण से यहाँ पर कंडक्शन होता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात? तो यहां पर ये कंडीशंस है। तो आई थिंक आपको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो पहला पॉइंट अपन ने कौन सा डिस्कस किया था? आयनिक। सेकंड पॉइंट कौन सा डिस्कस कर लिया अपन लोगों ने? कोवलेंट। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ गया? देख लीजिए एक बार फिर से, इसको समझ लीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एटम, कोवलेंट बॉन्ड, वेरी हार्ड, वेरी हाई, पुअर कंडक्टर्स, और एग्जाम्पल जनरल एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा और एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो आप एनसीईआरटीज में देख सकते हैं। ठीक है, चले अगले तीसरे नेक्स्ट सॉलिड की तरफ। तो नेक्स्ट सॉलिड में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मैंने आपसे क्या बोला था, कितने टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थे? 3 टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थे। कौन कौन से थे? पोलर थे, नॉन पोलर थे और हाइड्रोजन बॉन्डेड थे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पोलर मॉलिक्यूल्स में। पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलैरिटी आप समझ रहे होंगे, उनके बीच में पोलैरिटी कब होती है आपको पता होगा, जब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ए है हमारे पास में, बी है, दो अलग अलग डिफरेंट एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट है तो इनके बीच में पोलैरिटी डेवलप होती है। जैसे मान लेते हैं B की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो A से ज्यादा है, तो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर A से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होगा वो B की तरफ होगा, जिसके कारण से इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म, पोलैरिटी होना। ठीक है, यानी कि माइन्यूटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डाइपोल बोलते हैं। डाई का मतलब 2, पोल का मतलब चार्ज, यानी कि 2 चार्ज डेवलप होना, दैट इज कॉल्ड टू डाइपोल। तो इनके बीच में अब जैसे कि कोई हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, अब इसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ में एक और मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लें ए और बी, और सेम बिहेवियर इसमें हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए और ये निगेटिव हो जाए, तो इस निगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको बोलते हैं डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस डाइपोल और इस डाइपोल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये बेटा आप पढ़ चुके हो इसको, ये कैसा होता है? वीक होता है। तो इसका मतलब इसका जो नेचर होगा, फिजिकल स्टेट कैसा होगा? वो सॉफ्ट होगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना हार्ड, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक उतना सॉफ्ट। तो यहां पर ये सॉफ्ट बिहेवियर शो करते हैं, यानी इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉफ्ट होती है। अगली बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा। नेचुरल सी बात है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। और अगली बात है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इनकी कैसी होती है? इंसुलेटर होती है। क्लियर, इंसुलेटर फॉर्म में ये शो करते हैं, यानी कि अभी आपने देखा था पहले कौन सा था? आयनिक कंपाउंड भी, आयनिक सॉलिड भी कौन सा था? इंसुलेटर फॉर्म। तो ये कैसे होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। मूवमेंट, फ्री मूवमेंट्स नहीं होता, इसलिए ये इंसुलेटर होते हैं। और इसका एग्जांपल आपके सामने है HCl, SO2, HCl के बारे में आप जानते हो कि H और Cl लगा हुआ है, तो Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है H से, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। और इसी के ये दूसरे मॉलिक्यूल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, और अपने ही जब दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो इस पर नेगेटिव हो गया, इस पर पॉजिटिव हो गया, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? इस अट्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात? तो ये कंडीशंस होती है। तो आई थिंक आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया। पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल डाइपोल, सॉफ्ट, मेल्टिंग पॉइंट, लो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इंसुलेटर, एंड देन ये आपका एग्जांपल। ठीक है, समझ में आ गया? देख लीजिए एक बार, देख लिया आप लोगों ने, समझ गए? ओके, चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे देखते हैं। अगला कौन सा आ रहा है? देखिए नेक्स्ट पार्ट आ रहा है। कौन सा पार्ट था इसका? नेक्स्ट पार्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक तो नॉन है, दूसरा कौन सा है? पोलर मॉलिक्यूल। इस टाइप से बात कंडीशन कर रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब इसमें कौन सा फोर्स है? इसमें कौन सा फोर्स होगा? वॉन डर वाल फोर्स। इसमें कौन सा फोर्स होगा? वॉन डर वाल फोर्स। क्लियर? यहां पर देखिए क्या पॉइंट है कि इसमें देखिए वॉन डर वाल फोर्स से ही डाइपोल डाइपोल भी एक पार्ट है, वो भी एक पार्ट है। दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स इज आल्सो नोन एज द वॉन डर वाल फोर्स। एक जनरल फोर्स हम बोलते हैं, जनरल नाम लेते हैं वॉन डर वाल फोर्स। तो वही चीज यहां पर भी है। तो वॉन डर वाल फोर्स यानी ये भी वीक है, जैसा डाइपोल डाइपोल था वैसे ही वॉन डर वाल। भाई डाइपोल डाइपोल एक अलग पोर्शन हो गया, इसका एक कॉमन जो नाम लिया वो अपन ने वॉन डर वाल फोर्स लिया, तो यहाँ पर वॉन डर वाल फोर्स मैंने लिख दिया। ठीक है, फिजिकल स्टेट कैसी होगी? बहुत सॉफ्ट होगी, बिल्कुल सॉफ्ट है। मेल्टिंग पॉइंट नेचुरल सी बात है बहुत लो होगा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उसी तरीके से इंसुलेटर होगा। एग्जाम्पल आपके पास में आपके सामने दिख रहा है S8P4I2CS4। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात? तो यहां पर कौन सा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जब पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनमें हम क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल, सॉफ्ट, लो, इंसुलेटर, HCl/SO2। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तो उसमें होगा वॉन डर वाल फोर्स, वेरी सॉफ्ट, वेरी लो, इंसुलेटर, एंड देन ये एग्जाम्पल। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो डिफरेंस समझ में आ गया पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला कौन सा बताया था मैंने? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के थ्रू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड होता है तो उनके बीच में जो बनने वाला जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोजन है यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले सकते हैं, मान लेते ए ले लेते। तो ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और ये भी किसी से बाउंडेड है जिनमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस दूसरे वाले एटम से ज्यादा है। तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों का चार्ज मिनिमम है। इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिसके थ्रू ये एक दूसरे से बाउंडेड होंगे।
तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके थ्रू एक दूसरे से बाउंडेड है, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, 11th में हम लोग पढ़ चुके होते हैं, तो वही चीज यहां पर भी है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा, एक चीज तो आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, यानी जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं और हाइड्रोजन फोर्स भी बोल सकते हैं, वो हमेशा हार्डर होता है देन द वॉन डेर वाल फोर्स होता है। तो वॉन डेर वाल फोर्स से जब हार्डर होगा तो इसके कारण से इसकी जो स्टेट आएगी, वो फिजिकल जो स्टेट होगी इस मॉलिक्यूल्स की, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स बन रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगी, हार्डर होगी देन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। यानी ये स्ट्रॉन्ग है, ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? किससे स्ट्रॉन्ग होता है? वॉन डेर वाल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहां पर जो इसकी फिजिकल स्टेट होगी वो कैसी होगी, हार्डर होगी। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। अब लो का मतलब कितना लो, तो इनसे लो नहीं हो रहा, इनसे तो हाई होगा, इससे और इससे तो हाई होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो लो है कंपैरेटिवली टू आयनिक एंड कोवलेंट। आयनिक और कोवलेंट से कंपेयर करोगे तो उस कंडीशंस पर ये क्या होगा, लो होगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? लेकिन इनसे अगर कहेंगे तो इनसे तो हार्डर होता है। इंसुलेटर होता है, बिल्कुल बिल्कुल इंसुलेटर होता है, इसमें फ्री मूवमेंट्स नहीं होगा, तो इंसुलेटर्स होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप जानते हो कौन सा, आइस। जानते हैं आप लोग, सबके घर में पाया जाता है आइस। तो आपको ये बात समझ में आ गई, तो नेक्स्ट बात भी समझ में आ गई आपको। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के कितने टाइप्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, 3 टाइप्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कौन कौन सा होता है, फिजिकल स्टेट आपको समझ में आ गई, मेल्टिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया, तीनों ही इंसुलेटर हैं, और एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए। देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए इस पॉइंट को, डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ओके, चलो आगे देखते हैं। अगले पॉइंट पर देखिए क्या आपके पास में आ रहा है, उसको देख लेते हैं। कौन सा बचा हुआ है, लास्ट कौन सा बचा था, मेटेलिक। तो शुरुआत करेंगे मेटेलिक से। तो मेटेलिक का मतलब सभी मेटल्स, ठीक है ना, जितने मेटल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिससे कि मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो मेटेलिक सॉलिड में कौन होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली मेटल होगा। क्लियर? तो मेटल एटम यहां पर होते हैं। जैसे आयरन की बात करें तो आयरन के 2 एटम्स, तो इनके बीच में 2 एटम्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो कौन सा बॉन्ड शो करता है, मेटेलिक बॉन्ड। यानी मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है जिसके थ्रू वो बाउंडेड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये मेटेलिक बॉन्ड है। ओके, अब यहां पर देखिए क्या है, यहां एक पॉइंट लिखा है कि इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है। तो फिजिकल स्टेट बेटा हार्डर तो होती है लेकिन सॉफ्ट भी होती है। क्लियर? ये डिपेंड करता है वो मेटल कौन सा है, ये डिपेंड करता है उस मेटल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितनी वैलेंसी है, ये उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात? अगर वैलेंसीज कम है तो वो सॉफ्ट होगा, और अगर वैलेंसीज ज्यादा है तो वो हार्ड होगा। तो यहां लिखा है सॉफ्ट टू हार्ड, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि प्योर हार्ड होंगे, हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से सॉफ्ट होंगे, उनमें वेरिएबल कंडीशंस है, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? किस पर डिपेंड करता है, उस मेटल पर डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो ये कंडीशन यहां पर है। अब वही चीज यहां पर है, अगर सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, और अगर वो हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। कंडक्टर होते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है, मेटल्स आर कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका मूवमेंट होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट होने के कारण से उसमें कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टर्स होंगे।
आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है? तो सभी मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, आपने मेटल्स देखे ये कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और सिल्वर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि क्यों इनके अंदर कंडक्टिविटी होती है, क्यों ये सॉफ्टनेस होते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग मेटल की वैलेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इस पे कोई ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम डिफरेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि कौन किससे स्ट्रांग होता है और किस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ रही है आपको। टाइप ऑफ सॉलिड समझ में आ गया होगा, तो टाइप ऑफ सॉलिड्स आपने देख लिया होगा। तो चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर से जितनी बातें मैंने डिस्कस की थी एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। तो शुरुआत कहां से की थी बेटा? आयनिक से की थी। कंस्टिट्यूएंट्स, पार्टिकल्स, आयंस, फोर्स, सबको समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए दोबारा, फिर से नेक्स्ट कोवलेंट्स के बारे में आपको समझ में आ गया, सारी चीजें कोवलेंट पे अपन ने डिस्कस कर ली। थर्ड अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया किस पर? मॉलिक्यूलर्स पर डिस्कस कर लिया, कौन कौन से मॉलिक्यूलर्स थे। नेक्स्ट हम लोगों ने टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर्स पर डिस्कस कर लिया और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मेटेलिक सॉलिड्स पे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है? आइडेंटिफाई मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड। आप ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे? चलिए ट्राई करिए आप इस क्वेश्चंस को। आपके सामने कुछ एग्जांपल रखे हैं, आपको ये बताना है कि इसमें कौन से मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, कौन से कोवलेंट सॉलिड हैं और कौन से आयनिक सॉलिड है। तो चलिए मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं, जल्दी से आप इसको देखिए कि कौन कौन से आप आइडेंटिफाई करिए, कौन से आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन से आपके पास कोवलेंट सॉलिड है और कौन से आपके पास में आयनिक सॉलिड है। ठीक, तो अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन आपने, आइडेंटिफाई कर लिया कौन से मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन से आपके पास कोवलेंट सॉलिड है और कौन से आपके पास में आयनिक सॉलिड है। तो आपको आंसर्स देता हूं मैं, टैली करिए अपने आंसर से। तो कौन सा आंसर है? ये देखिए आपके पास में आंसर है। मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? देखिएगा P4 दिख रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, S8 मॉलिक्यूलर सॉलिड है, हीलियम मॉलिक्यूलर सॉलिड है, Al2Cl6 ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। कोवलेंट सॉलिड में देख लीजिए, ये आपके सामने एग्जांपल रखे हुए हैं कोवलेंट सॉलिड के, आप अपने हिसाब से उसमें अपने आंसर से मैच करें। SiC, Al, SiO2 और आयनिक सॉलिड में Al2O3 और CaF2। आयनिक सॉलिड में कोई कंफ्यूजन ना रहे, यहां पर क्या होगा आपके पास में Al+3 O-2 इस फेज में रहेंगे, यहाँ पर Ca+2 और F- ये आयंस के फॉर्म में होता है, आयनिक सॉलिड होता है ये। ठीक, मॉलिक्यूलर सॉलिड आप समझ ही गए होंगे, P4, S8, हीलियम, Al2Cl6 ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। कोवलेंट सॉलिड SiC, कार्बोरंडम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, SiC, Aln, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड SiO2 क्लियर। ये सभी जो हैं वो कौन से हैं? कोवलेंट सॉलिड है। तो ये बात समझ में आ गई आपको यहाँ पर, तो क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या चीजें देख ली ये समझ में आ गया आपको। टाइप ऑफ हमने सॉलिड्स देख लिए, टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कशन कर लिया, एग्जाम्पल देख लिया आपने और इससे रिलेटेड अब आगे बात करें।